Good evening, dear students. I am Mahendra Singh Chauhan. Welcome to all of you on our online portal Sri Kanya Academy and EduTech. जैसे कि हम बात करें हमारी yesterday जो लास्ट क्लास का जो टॉपिक था वो बात कर रहे थे हम सेल के और सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने बात की थी, कुछ सेल वॉल का डिफरेंट कंपोजिशन, उसके अलावा फिर सेल मेम्ब्रेन भी हो गया था। डिफरेंट मॉडल्स की हमने बात की थी, डिफरेंट मॉडल्स है, डिफरेंट साइंटिस्टों ने दे रखे हैं। उसके बाद बात करें जो कुछ और मॉडल्स जो आए थे, जो सबसे पहले मॉडल था वो भी बताया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद बात करें तो हमने नेक्स्ट ऑर्गेनेल की बात की थी, सेल के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल जो कि न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियोलस, जो हम बात कर चुके हैं। फिर और बात करें नेक्स्ट तो उसके अलावा न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। और कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं उसके बारे में चर्चा करें तो देखें। फिर हमने एक और बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। उसके स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है, और वहीं पे क्या होते हैं F0 F1 पार्टिकल्स जो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ऑक्सीसोम्स में हेल्प करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे एंजाइम पाए जाते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। तो वहाँ जो एंजाइम्स हेल्प करते हैं वो ऑक्सीडेटिव होते हैं। मेनली क्या होता है, ऑक्सीडेशन करने के लिए वहाँ पे एनर्जी जनरेशन का काम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेशन होता है, एटीपी सिंथेसिस होता है। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। फिर तीसरा ऑर्गेनेल जो हमने बात की थी वो था क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसकी ओरिजिन जो होता है वो प्रोप्लास्टिड से होता है। प्रोप्लास्टिड के तीन टाइप्स होते हैं, ग्लूकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। उसकी जो थर्ड कैटेगरी क्लोरोप्लास्ट होता है उसी में हमने क्लोरोप्लास्ट को पढ़ा था। उसके दो और टाइप्स थे, जैसे हम बात करें वैसा अलग ही सिलेबस में नहीं है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। हाँ जी भवानी जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं? जो लास्ट क्लास बात की थी हम उसी के आगे बात कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे, जो हमने क्लोरोप्लास्ट के लिए बात की थी कि उसका ओरिजिन कैसे होता है। एक होता है प्रोप्लास्टिड। तो प्रोप्लास्टिड के तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। यहां पे ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, जहां किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होता है। ये भी फर्दर हम इसको तीन में डिवाइड कर सकते हैं। इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, और क्रोमो में बात करें, क्रोमो का मतलब होता है कलर। कलर कैसा, सारे कलर एक्सेप्ट ग्रीन, ग्रीन को छोड़ के जो कोई भी कलर है वो वाला। क्योंकि ग्रीन कलर कहाँ होता है, ग्रीन कलर होता है क्लोरोप्लास्ट में। और ग्रीन कलर यहाँ क्यों होता है, क्योंकि यहाँ एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, इसकी वजह से ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो ये जनरल था कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट टाइप्स, जिसकी ओरिजिन होता है प्रोप्लास्टिड से, और प्रोप्लास्टिड के डिफरेंट टाइप्स जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अब बात करें किड्स लेट्स फन, कौन है ये, हाउ कलर ऑफ प्लांट इज ग्रीन। जी ये एक्चुअल में मैंने एक वीडियो बनाया था, यहाँ पे आपने शायद देखा हो। इसमें
तो उसमें बेसिकली हमने मेनली यही फोकस किया था कि प्लांट जो है वो ग्रीन क्यों होते हैं। नहीं है तो आप एक बार उस वीडियो को थोड़ा देखिए, हालांकि वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बनाया था मैंने वीडियो, ठीक है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकती है। उसमें आपको बहुत अच्छे एग्जाम से, बहुत डायग्रामेटिकली एग्जाम्पफुली आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपने यहाँ पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है, यहाँ पे जो लीव्स में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, तो इसी वजह से क्या होता है, प्लांट्स में इस पिगमेंट की वजह से ग्रीन कलर आता है। सेकेंड थिंग, जहां पे वैसे आपका एक चैप्टर होगा फोटोसिंथेसिस में, मैं अलग से डिटेल में बताऊंगा, तो वहां पे हम बात कराएंगे। तो बेसिकली जो हमें विजिबल लाइट जो देखने को मिलती है, विजिबल लाइट जो होती है, जो सन से रेज आती है, उनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, ठीक है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स, इस तरह से। तो हमें कौन सी लाइट दिखाई देती है, हमें सिर्फ ये लाइट दिखाई देती है, ठीक है। और इसमें जो बात करें, हम जो इंद्रधनुष की बात करते हैं, रेनबो की बात करते हैं, रेनबो के जो कलर होते हैं सिर्फ वो कलर दिखते हैं। तो जो रेनबो के कलर हैं उनमें से ये सारी की सारी, इसकी जो रेंज होती है 400 nm टू 700 nm होता है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तो इस रेंज की लाइट हमें दिखती है, हमें जो कुछ भी दिख रहा है वो इस रेंज में दिख रहा है। चाहे आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मेरे शर्ट का कलर, ये स्टूडियो आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन जो हो रहा है, जो पढ़ा रहा हूँ, ये सारा किस रेंज में है, सिर्फ और सिर्फ इस रेंज में दिखता है। तो ये सारी की सारी लाइटें क्या होती है, हमारे ऊपर या कहीं से भी प्लांट के ऊपर भी गिरती है। तो इसमें बात करें, ये कौन कौन से रंग होते हैं रेनबो में, अगर आपको पता हो कितने रंग हो गए जल्दी बताइए। तो रेनबो में ये कलर होते हैं, कितने, 7। तो रेनबो में कलर, नंबर ऑफ कलर्स कितने होते हैं, 7। अब यहाँ पे प्लांट्स इसको 3 ये, इनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब, इन कलर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लिया। इस कलर को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट। तो इसके रिफ्लेक्शन के कारण यहां पे हमें ग्रीन कलर दिखाई देता है। तो उसके 2 रीजन है, एक तो इसका रिफ्लेक्शन का, सेकंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनिज्म। हाँ, वेल डन भवानी सिंह, आपने सही बताया। विप्योर के 7 कलर जो है हमारे रेनबो में वही है, और वही बात मैंने भी यहाँ लिखी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो उसने ये क्वेश्चन पूछा था उनको आंसर मिला होगा, ठीक है। दोनों वे में मैंने आंसर दिया। और फिर भी मैं आपसे कहूंगा, अगर इसमें यहाँ पे कोशिश करेंगे, यहाँ पे हम उस वीडियो का लिंक शेयर करूंगा मैं आपको फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। आप उस वीडियो को एक बार देखिएगा जरूर, तो उसमें आपको उसका आंसर आपको और भी अच्छे वे में, प्रेजेंटेशन वे में, डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी शेयर करूंगा इसमें यहाँ पे इसको, तो हमारे टेक्निकल टीम को भी कहूंगा वो लिंक यहाँ पे जरूर शेयर करें। Which organ of plant help to increase of height of plant? अब प्लांट की हाइट यहाँ पे, तो प्लांट के सारे ही ऑर्गन यहाँ पे बात करेंगे, तो बेसिकली कोई और स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं, यहाँ पे सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल में यहाँ पे इलोंगेशन जो होता है, ऑक्सिन हार्मोन हम पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में बात करेंगे, प्लांट हार्मोन जो पढ़ेंगे। तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है, सेल वॉल इलोंगेशन, सेल को लंबा करता है जिससे प्लांट की हाइट बढ़ती है, ये हार्मोनल इफेक्ट होगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे जो टॉपिक है, हम पूरा बायोलॉजी एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम पूरी बायोलॉजी के सारे टॉपिक मिक्स करके आज पढ़ेंगे तो हम इससे भी वंचित रह जाएंगे, हम इसको भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है किड्स, लेट्स फन जो भी है आप, तो आपसे रिक्वेस्ट है जो रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछें, ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे टॉपिक है ना हमारा, उससे बेटर रहेगा आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी, समय भी बचेगा, ठीक है। ये टॉपिक आप जो पूछ रहे हैं ना, हाइट वाइट जो भी है, जो भी हार्मोनल इफेक्ट होगा वो हम जो प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपके जो भी है ना, मैं आपको वीडियो मेरे हिंदी मीडियम के भी है, करनी एकेडमी के पोर्टल पे ही आप उस वीडियो को भी देखिएगा, तो आपको वेबसाइट में मिलेंगे आंसर। एक फोटोसिंथेसिस का अलग से वीडियो है, उसको आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट बात करें, हाँ, सेंट्रोसोम।
यहाँ पे ये जो ऑर्गेनेल है, ये इस ऑर्गेनेल का जो इन्वेंशन है वो किया था बेंडेन एंड बोवेरी ने। बेंडेन एंड बोवेरी ने, इन दो साइंटिस्टों ने मिलकर के इस ऑर्गेनेल को इन्वेंट किया था। अब इसकी पोजीशन क्या होती है? इट इज फाउंड नियर द न्यूक्लियस एंड कंट्रीब्यूट्स टू सेल डिवीजन, और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। पोजीशन कहाँ है? न्यूक्लियस के पास। ये देखो यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं आपको, ये वाला और ये पोर्शन है न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस, और ये जो रेड डॉट्स है, ये वाला डॉट और ये वाला, ये क्या है? ये है सेंट्रोसोम। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। जैसे ये तो ये पेयर में पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, मींस देयर नंबर्स आर 2। देखो यहाँ पे भी नंबर, एक ये वाला डॉट है, दूसरा ये वाला डॉट है, तो इस तरह से। अब इनका जो ये जो मैंने एक ये वाला रिंग यहाँ बनाया है, दूसरा ये रिंग यहाँ बना है, और इनका देखो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरह से, इस तरह से बन रहा है। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। मींस बोथ द यूनिट्स ऑफ सेंट्रोसोम आर डिफर और प्रेजेंट एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पे क्या है? यहाँ जो इसका ये जो फ्लैजिला यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है सेंट्रोसोम का, ये 9+0 का अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है? 9+0। जबकि फ्लैजिला में बात करेंगे तो फ्लैजिला में वैसे स्ट्रक्चर होगा, यहाँ देखो सेंटर में कुछ भी नहीं है। जबकि फ्लैजिला में अरेंजमेंट की बात करेंगे, जो सीलिया फ्लैजिला होता है वहाँ 9+2 होता है, मतलब कि सेंटर में भी ऐसे छोटे छोटे रिंग होंगे इस तरह। ये देखो 1 2 3, ये एक का पेयर है। ऐसे टोटल कितने पेयर है? 9 पेयर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल ऐसे कितने रिंग्स हैं? 9 के ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है। 3 का मतलब जो 3 एक साथ यूनिट्स हैं उसको एक ट्रिपलेट कहा जाता है। तो टोटल ट्रिपलेट्स कितने हैं? 9, और सेंटर में कोई ट्रिपलेट है नहीं, तो इसलिए 9+0 का अरेंजमेंट है। जबकि सीलिया फ्लैजिला में बात करेंगे तो वहां जो अरेंजमेंट होगा वो 9+2 का अरेंजमेंट होगा। यहाँ पे यहां पर भी 2 ट्रिपलेट आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करेंगे यहां पे जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है कार्टविल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं कार्टविल स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है? ये जो चक्रा बन रहा है, सर्कल बन रहा है, ये कैसा? एक व्हील की तरह है। और किसका व्हील है? बैलगाड़ी का पहिया जैसा लग रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कार्टविल स्ट्रक्चर। और इसका मेन रोल कहाँ होता है? सेल डिवीजन में। इसके बाद जब ये यूनिट खत्म हो रहा है, नेक्स्ट हम टॉपिक वही ले रहे हैं, सेल से एसोसिएट, इसलिए सेल की यूनिट में ही है, तो सेल डिवीजन की हम बात करेंगे इसके बाद। तो उसमें आपके सेंट्रोसोम ऑर्गेनेल के बारे में डिटेल में बताऊंगा, अच्छे चर्चा करेंगे हम कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करने के लिए। हाँ, ये देखो 90 डिग्री कंपल्सरी इसलिए नहीं यहाँ पे, ये देखो अभी तो यहाँ जुड़े हुए हैं। जैसे ही सेल डिवीजन की हम बात करेंगे तो सेल डिवीजन जैसे ही होगा, वैसे हमारी ये नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये दोनों क्या चले जाते हैं? अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। करिश्मा सुन रहे हैं ना इस चीज को? एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया। अब ये एंगल थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि अब ये क्रोमोसोम को अट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। जो नॉर्मल प्रेजेंस होती है वो लगभग इस तरह की होती है, 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे के साथ एसोसिएट रहते हैं। ठीक है। लेकिन जब सेल डिवीजन होगा, ये दोनों अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे। एक नॉर्थ पोल में जाएगा तो दूसरा साउथ पोल में चला जाएगा। ठीक है। और इनका फंक्शन होगा क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, जो हम सेल डिवीजन में बात करेंगे। ठीक है। जब मेटाफेज के बाद एनाफेज जो फेज आएगी उसमें ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? जो नॉर्मल अरेंजमेंट जो होता है वो इस तरह का होता है इनका। और उसके अलावा
ये बेसिक चीज़ है यहाँ पे सेंट्रोमियर की, ज़्यादा इनका कुछ है नहीं, और मेनली सेल डिवीजन में ही है और एक पेयर में होता है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें गोल्जी कॉम्प्लेक्स। हाँ जल्दी से बताइए इसको डिस्कवर किसने किया था, कितने लोग जानते हैं, बड़े से छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। साइंटिस्ट के नाम बताइए जिसने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया था, सबसे पहले देखा था। चलो जब तक इसके बारे में बात करें, इसके लिए आपका आंसर आता है जब तक हम देखते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले इसके लिए बात करें, इसको जो मेन फंक्शन होता है सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सीक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेज, ठीक है। तो मेन क्या है, सब्सटेंस को सिंथेसाइज करना, स्टोर करना और सीक्रेट करना, तो मेन रोल गोल्जी का यहाँ होता है। अब सिंथेसिस साथ साथ में क्या करता है, एक और चीज है, हम कह सकते हैं मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे ये कुछ मॉडिफिकेशन भी करता है, ठीक है। जैसे कोई न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन ईआर तक आई, ईआर ने कोई प्रोटीन बनाया, प्रोटीन बनने के बाद भेज दिया गोल्जी के पास। अब वो गोल्जी में उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट लगाना है, लिपिड लगाना है, क्या मॉडिफिकेशन करना है, वो सब गोल्जी डिसाइड करेगा, जैसी गोल्जी के पास इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको, ठीक है। अभी तक किसी ने नहीं बताया, लगता है किसी को नहीं पता है कि इसका नाम क्या, किस साइंटिस्ट ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को इन्वेंट किया था। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है करिश्मा चौधरी, कैमिलो गोल्जी। तो अब हम इसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, जिसका नाम आ गया हमें कि कैमिलो गोल्जी ने इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किया था, ठीक है। अब इसके अलावा इस जो ये देखिए, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद ईआर, ये जो ग्रीन कलर का जो ऑर्गेनल दिख रहा है यहां से यहां, ये वाला, ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये एक प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनल है। कैसा ऑर्गेनल है, प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मतलब कि ये अपने आप स्ट्रक्चर में डिफरेंट, मतलब एक पूरे ऑर्गेनल में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब कैसे शेप होते हैं, यहां पे एक होता है सिस एंड, दूसरा होता है ट्रांस एंड, सिस टर्मिनस और ट्रांस टर्मिनस, दो टर्मिनस है। तो जस्ट ईआर के बाद वाला जो ये पोर्शन होता है, ये वाला जो टर्मिनस है, ये वाला, तो ये कहलाता है सिस, सिस टर्मिनस। तो दूसरी तरफ देखो आप, यहां पे ये वाला जो पोर्शन है, ये कहलाता है ट्रांस एरिया या ट्रांस एंड और ट्रांस टर्मिनस। अब ये जो होता है, ये जिसको कहा जाता है फॉर्मिंग एंड, और फॉर्मिंग टर्मिनस। सेकंड, दूसरी तरफ बात करें हम, तो ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है मैच्योरिंग एंड, और मैच्योरिंग टर्मिनस। तो मतलब कि अगर कोई प्रोटीन बन रहा है, कोई प्रोटीन बना, यहां से ईआर से बनते हुए आएगा, वो गोल्जी में एंटर किया, तो गोल्जी का सिस एरिया, सिस एंड जो है, सबसे पहले उस प्रोटीन को रिसीव करेगा। फिर अंदर यहाँ पे सिस्टीन और ट्यूब्यूल्स होते हैं जो उस प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं, उसमें क्या क्या चेंज करना है, उसको प्रोटीन लगाना, कार्बोहाइड्रेट लगाना, या क्या मॉडिफिकेशन करना है, टैगिंग करना है, एड्रेस लगाना, कुछ भी जो चेंजेस होते हैं उनको कहा जाता है मॉडिफिकेशंस। ठीक है, तो यहां जो मॉडिफिकेशंस हो गए यहां पे सब, फिर यहां ट्रांस एंड से उसको रिलीज कर दिया जाएगा, जिसको कहा जाता है सीक्रेशन। लेकिन अगर अभी सीक्रेट नहीं करना है, कुछ समय तक रखना है, तो उसको कहा जाता है स्टोरेज, कि ये कुछ समय तक अपने पास स्टोर करके भी रख लेगा। तो ये है यहाँ पे मेन गोल्जी का फंक्शन, कि जो भी ईआर से चीज मिलेगी उसको रिसीव करेगा, उसमें मॉडिफाई करेगा या स्टोर करके रखेगा, फिर उसको रिलीज करेगा, और किस ऑर्गेनेल या कहां जानी है उसको वहां पे डिस्पैच करेगा। ठीक है,
तो जैसे अगर कोई प्रोटीन में है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को जाना है तो वो सिग्नल टैग लगा देगा, वो यहाँ से सीधा छोटे छोटे पैकेट जो दिख रहे हैं आपको, इनको कहा जाता है वेसाइकल्स। वेसाइकल्स की फॉर्म में सीधे माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, किसी दूसरे ऑर्गेनेल्स के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उस पर जो एड्रेस लगा है वो माइटोकॉन्ड्रिया का है। सेम इसी तरह से यहाँ पे किसी और जगह की इंफॉर्मेशन होगी, लाइसोसोम की होगी तो लाइसोसोम के पास जाएगा, क्लोरोप्लास्ट की होगी तो क्लोरोप्लास्ट के पास जाएगा। तो ये सारी चीज डिसाइड कौन कर रहा है? ये गोल्जी से जो टैगिंग हो रही है, एड्रेस जो लगाया जा रहा है गोल्जी पे, वो चीज डिसाइड कर रहा है। फिर बात करें यहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके घर पे अगर कोई पोस्टमैन लेटर लेके आता है तो आपके घर पे क्यों आता है? आपके पड़ोसी क्या नहीं जा रहा, 4 मकान आगे छोड़ के तो नहीं जा रहा, वहीं क्यों आ रहा? क्योंकि वहां पर आपको उसका जो लेटर आया है उस पर आपका एड्रेस है, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ पे गोल्जी भी क्या करता है, उस पर पूरी इंफॉर्मेशन मेंशन कर देता है, ये उसके ऊपर टैगिंग करता है, ठीक है। टैगिंग जो होती है बहुत ही स्पेसिफिक मैनर में होती है कि अगर कोई चीज न्यूक्लियस में जानी है, ठीक है, तो भी वो यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकल के यहाँ से होते हुए साइटोप्लाज्म होते हुए न्यूक्लियस में जाएगी, कोई लाइसोसोम में जाएगी। कुल मिलाकर के यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टैग्स लगा दिए जाते हैं। अगर कुछ वेसाइकल जो यहाँ गोल्जी में आने हैं वापस, ठीक है, गोल्जी के लिए टैग किया है तो यहाँ से घूमेंगे, वापस घूमते हुए इस एंड से एंटर करेंगे, क्लियर। तो ये थोड़ा मैकेनिज्म होता है, मेनली यहाँ पे डिस्पैचिंग होता है, स्टोरेज होता है, सीक्रेशन होता है, सिंथेसिस होता है और मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। ये सारा काम होता है गोल्जी में, और गोल्जी को प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेल कहा जाता है क्योंकि इट हैज अ 2 टर्मिनस, सिस एंड ट्रांस। सिस इज द फॉर्मिंग एंड whereas the trans has a maturing terminus. नेक्स्ट लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम का डिस्कवरी किसने की थी, जल्दी बताएं, या आप लोगों से मैं पूछूंगा जो आएंगे। लाइसोसोम की डिस्कवरी से रिलेटेड किन साइंटिस्ट ने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था? हालांकि मैंने नहीं बताया था इस चीज के लिए, लेकिन एक चीज बताई थी मैंने कि जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं, तो लाइसोसोम में किस तरह के एंजाइम पाए जाते हैं? सेकंड क्वेश्चन। तो अभी 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो इसको डिस्कवर किस साइंटिस्ट ने किया था, दूसरा यहाँ पे किस तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम पता है, यहाँ पे ये देखो, ये ग्रीन वाले टैग्स, ये होता है लाइसोसोम। लगता है किसी को नहीं पता है, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है वैसे क्वेश्चन। नो भवानी, पैलेट ने कुछ और डिस्कवर किया था, चलो यही बता दो भवानी कि पैलेट ने क्या डिस्कवर किया था। प्रीवियस स्लाइड, नो सेकंड, नेक्स्ट वन। हाँ, पैलेट ने कुछ और डिस्कवर किया था लेकिन लाइसोसोम नहीं किया था। चलो मैं बता देता हूं, लाइसोसोम किया था डी डुवे ने। डी डुवे नाम के साइंटिस्ट ने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था, क्लियर। अब यहां पे जो स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स को कहा जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये क्या करते हैं, ये किसी भी चीज को, बिल्कुल अब तो मैंने वैसे बोर्ड पे लिख दिया डी डुवे, फिर भी ठीक है, अच्छी बात है, आपने क्रिश्चियन डी डुवे लिखा है। फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है बेसिकली किसका काम करता है, किसी भी चीज को हाइड्रोलाइसिस करने के लिए। हाइड्रोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर की हेल्प से ये हाइड्रोलाइसिस करते हैं। अब किसी भी सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब जिस तरह से हमने प्रीवियस स्लाइड में यहां पे वहां पे हमने लिखा था गोल्जी कॉम्प्लेक्स को किस तरह का ऑर्गेनेल है, वो प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेल है। लेकिन जो लाइसोसोम होता है वो होता है पॉलीमॉर्फिक। किस तरह का ऑर्गेनेल है, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल है।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा है। अब वहां पे इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, ये चीज देखिएगा थोड़ा सा। पॉलीमॉर्फिक का मतलब अगर जैसे ये सेल में लाइसोसोम ये कोई जो चीज है, बैक्टीरिया या वायरस जो आया हुआ है उसको डाइजेस्ट करना है। अब क्या करेगा, ये इसको लेगा, नया स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से। लाइसोसोम ने इसके साथ जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया, ये था, इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। कैसा लाइसोसोम, ये अब इसके साथ ये लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम जो था वो इस बैक्टीरिया के साथ एसोसिएट हो गया है और एक नया स्ट्रक्चर बन गया। दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है सेकेंडरी और एक्टिव लाइसोसोम। सेकेंडरी और एक्टिव लाइसोसोम। अब ये यहां पे क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करेगा और फिर बाद में जो बचेगा डाइजेस्ट करने के बाद उसको कहा जाता है रेसिडुअल बॉडीज। रेसिडुअल लाइसोसोम या रेसिडुअल बॉडीज। तो यहां पे देखो अलग अलग लाइसोसोम जो है अलग अलग शेप में मिल रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पॉलीमॉर्फिक। ठीक है, ये पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर शो करता है। यहाँ करिश्मा कुछ पूछना चाह रही है, सर डज द स्टैक इज द स्टैक ऑफ गोल्जी सिस्टर्नी। या बिल्कुल बिल्कुल, जो गोल्जी में जो होता है, ठीक है, वो सिस्टर्नी और ट्यूपुलिन्स जो होते हैं उनसे मिलकर उसका स्ट्रक्चर बनता है। मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था, आपने शायद ध्यान दिया नहीं, उसमें सिस्टर्नी और ट्यूपुलिन्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, व्हाट इज द पीएच ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम जो पीएच, यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होते हैं, हालांकि मुझे पूछना था मैं, क्योंकि मैं पिछले कई क्लास में शायद बता चुका हूं कि यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं, वो किस पीएच में काम करते हैं। वो जो नॉर्मल पीएच होता है उसका पीएच वैल्यू होता है लगभग 5 के आसपास। ठीक है, तो इस पीएच के आसपास यहाँ के एंजाइम्स काम करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया या वायरस से किसी चीज का इन्फेक्शन ज्यादा होता है, तो क्या होता है, सेल के अंदर देखो बहुत सारे लाइसोसोम्स हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लाइसोसोम्स हैं। अब एक रप्चर हुआ, 2 रप्चर हुआ, ऐसा लगभग अगर कुछ ज्यादा इन्फेक्शन हो गया तो सारे सारे लाइसोसोम क्या हो गए, एक साथ इस तरह से डिसएग्रीगेट हो जाएंगे, रेसिडुअल बॉडी बना देंगे। तो सेल में बहुत सारे लाइसोसोम जो होंगे एक साथ बिखर जाएंगे। तो एक साथ बिखरेंगे, अगर आप देखें समुद्र से हम बात करें, बाल्टी में अगर 1 कप पानी निकालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे एक एक कप करके हम या एक एक मगा करके काफी सारे पानी निकाल दे 4-5 बार, तो हो सकता है बाल्टी के लेवल में बहुत फर्क पड़ जाए। तो उसी तरह से अगर एक लाइसोसोम यहाँ बस्ट हो रहा है तो वो अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये देखो यहाँ सेल में कितने सारे लाइसोसोम है, 1 2 इतने सारे ये दिख रहे हैं, ये तो स्ट्रीम में और भी हो सकते हैं बहुत सारे। अगर कोई ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये सारे लाइसोसोम एक साथ अगर ज्यादा बर्स्ट हो रहे हैं तो क्या होगा, वहां पे उस कंडीशन में सेल का पीएच एकदम से अफेक्ट करेगा। तो क्या होगा, सेल का जो एनवायरनमेंट है, इतने सारे लाइसोसोम एक साथ बर्स्ट हो गए और इसका पीएच वैल्यू क्या था, 5 हमने बात की थी, और सेल का जो नॉर्मल पीएच होता है वो न्यूट्रल के आसपास होता है। तो सेल का पीएच सडनली अफेक्ट होगा और सेल में एनवायरनमेंट कैसा होगा, इस पीएच को कहा जाता है कैसा, एसिडिक पीएच। तो सडनली सेल का एनवायरनमेंट कैसा हो गया, एसिडिक एनवायरनमेंट। तो एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से सेल क्या होती है, सेल की डेथ हो जाती है। क्या होती है, सेल बस्ट हो जाती है, सेल की डेथ हो जाती है। तो सेल की भी डेथ करते हैं, खुद की तो करते ही है। ठीक है, खुद के जो बैग्स है ये देखो आप, ये बस्ट हो रहे हैं, इस कारण से इसको एक और नाम दिया गया है, वो है जो आप सभी जानते होंगे, सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स या आत्मघाती थैलिया। ठीक है, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ लाइसोसोम, किस रिगार्डिंग आप लाइफ ड्यूरेशन पूछ रहे हैं, किस पर्पस से ड्यूरेशन, इट इज नोन है, बिल्कुल भवानी सी, इसको सुसाइडल बैग्स कहते हैं, आत्मघाती थैलिया कहते हैं। देखिए आप, आत्महत्या हो रही है नहीं हो रही है यहाँ पे,
इसकी खुद की, इसी कारण से इसको आत्मघाती थैलिया कहा जाता है। करिश्मा ने एक सवाल पूछा था, हाँ बिल्कुल सुसाइडल बैग्स कहा जाता है, ठीक है। अब किसी ने पूछा था ये लेट्स, किस लेट्स वाले ने, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ लाइसोसोम। आपके प्रश्नों को मैं अच्छे से कैच नहीं कर पाया, किस पर्पस से आप ड्यूरेशन पूछना चाह रहे हैं, तो ड्यूरेशन आप थोड़ा स्पेसिफाई करेंगे तो मैं इसको बेटर में बता पाऊंगा। एक सेकेंड, ये देखिए गोल्जी में हमने ये आपको जो करिश्मा ने एक प्रश्न पूछा था मुझसे अभी क्वेश्चन कि सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये सिस्टर्नी, पूरा ये स्ट्रक्चर जो होता है, तो दोनों स्ट्रक्चर मिलके ये सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है करिश्मा, डोंट वरी। और गोल्जी जिस तरह से लाइसोसोम को वहां बात करें हम, उनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लिए एक टर्म्स है जिसको कहा जाता है डिक्टियोसोम। क्या कहा जाता है, ये याद रखिएगा थोड़ा, मेरे को ध्यान आगे मैंने आपको बता दूं। और उसके अलावा बात करें गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या क्या बनाता है, ये सिंथेसिस कर रहे हैं हम, सिंथेसिस में आपको बताना भूल गया, क्या बनाएगा, लाइसोसोम का सिंथेसिस कौन करेगा, गोल्जी करेगा, जैसे मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एंजाइम। उसके अलावा बात करेंगे ह्यूमन का जो स्पर्म सेल होता है, स्पर्म का जो एक्रोसोमल पार्ट होगा वो कौन बनाएगा, वो गोल्जी बनाएगा। उसके अलावा बात करें और क्या करेगा, ये करेगा। उसके अलावा हम जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो प्लांट सेल में एक सेल प्लेट बनती है, तो ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, तो बेसिकली यहां इंपॉर्टेंस रोल होता है। उसके अलावा ये जीनोबायोटिक्स में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ पे जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कहा जाता है उसमें भी गोल्जी हेल्प करता है। फिर बात करें हम हमारे जो टॉपिक चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग, लाइसोसोम आपको बता चुका हूं, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछिए। नेक्स्ट बात करते हैं राइबोसोम, शायद ये किसी ने बताया था, भवानी शंकर ने, जॉर्ज पैलेट। तो अब राइबोसोम का जो इन्वेंशन की बात करें तो उसका इन्वेंशन किसने किया था, उसकी डिस्कवरी किसने की थी राइबोसोम की, ये अब भवानी जी हमारे पहले आंसर दे चुके हैं, पैलेट ने। पैलेट नेम साइंटिस्ट ने राइबोसोम को डिस्कवर किया था, ठीक है। इसका मेन रोल क्या होता है, मेन रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस। और ये राइबोसोम कहां प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक तो क्लोरोप्लास्ट में, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके अलावा वहां पे ईआर पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, या इसको हम और बेटर वे में कर दें आरईआर। करिश्मा हमने टाइप्स बताए थे ना, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, तो प्राइमरी सेकेंडरी ये जो बताए थे ना, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म में टर्सरी तक जाता है, ठीक है। तो मेनली इसका जो होता है स्ट्रक्चर, प्रीवियस स्लाइड में अगर आपने देखा हो तो यहाँ ये देखो, ये प्राइमरी लाइसोसोम, ये सेकेंडरी लाइसोसोम, एक्टिव लाइसोसोम, कभी कभी ये टर्सरी भी बना लेता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है तो, ठीक है। उसके बाद इसकी रेसिडुअल बॉडी बन जाती है, बच ये जो कुछ किसी को मारने के बाद ये जो बच गए हैं, ठीक है, तो ये किसी को मारने के साथ साथ खुद भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसी कारण से इसको क्या कहा गया है, सुसाइडल बैग्स। तो ये टाइप्स होते हैं लाइसोसोम्स के, इसी कारण से इसको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में प्रेजेंट होते हैं, इस कारण से इसको क्या कहा जाए, पॉलीमॉर्फिक, जबकि गोल्जी को क्या कहते हैं हम, प्लियोमॉर्फिक। तो हम बात कर रहे थे राइबोसोम प्रेजेंट कहां कहां होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, आरईआर में। उसके अलावा तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, ऑर्गेनेल्स है, सेल के क्या है, ये सारे के सारे क्या, सेल के ऑर्गेनेल्स। तो इसको हम कह सकते हैं, और राइबोसोम भी क्या है, खुद एक ऑर्गेनेल है, सेल का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है राइबोसोम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके टाइप्स की भी बात करेंगे अभी। तो मेनली बेसिकली कहने का मतलब है राइबोसोम खुद एक ऑर्गेनेल है, प्रेजेंट कहां होता है, ऑर्गेनेल्स में, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनेल है। तो इसको हम एक नाम दे सकते हैं, क्या नाम देंगे इसको, ऑर्गेनेल विद इन द ऑर्गेनेल,
ऑर्गेनेल विद इन द क्लियर। तो क्या है, एक ऑर्गेनेल दूसरे ऑर्गेनेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब उसके अलावा बात करेंगे यहां पे जो राइबोसोम फैक्ट्रीज होती है वो किसको कहा जाता है, राइबोसोम फैक्ट्रीज आर, जल्दी बताओ, ये आप लोग बताएंगे मुझे राइबोसोम फैक्ट्री कौन होती है, राइबोसोम फैक्ट्री किसे कहा जाता है, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये चीज मैं पहले से बता चुका हूं कि राइबोसोम फैक्ट्रीज क्या होती है, कहां होती है। राइबोसोम फैक्ट्रीज किसे कहा जाता है, विच आर ऑल्सो नोन एज राइबोसोम फैक्ट्रीज। किसी को नहीं पता, जबकि मैं बता चुका हूं मेरी प्रीवियस क्लास में, अगर आपने ढंग से वीडियो देखे हो तो। चलो मैं ही बता देता हूं, न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्रीज कहा जाता है बिकॉज राइबोसोम्स आर सिंथेसिस एट वेट साइट एट द न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस में ही राइबोसोम्स का सिंथेसिस होता है और इस कारण से न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्रीज कहा जाता है। अब ये चीज बता दीजिए, न्यूक्लियोलस के बारे में तो सभी जानते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे राइबो, जिस तरह से लाइसोम की बात की थी, अब राइबोसोम्स के टाइप्स की बात करेंगे तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S। फिर बात करें यहां पे प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स, क्या पूछा जा रही है करिश्मा इसमें? हाँ, दोनों सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, प्रोकैरियोट्स में 70S होते हैं और यूकैरियोट्स में 70 भी होता है और 80 भी होते हैं। 70S जो होता है, इस S का मतलब जो होता है वो मैं बता देता हूं, S का मतलब होता है स्वेटबर्ग यूनिट, स्वेटबर्ग यूनिट। और ये जो 70S है ये फिर से दो सब यूनिट का बना होता है, वो दो सब यूनिट कौन सी है इसकी बात करें, एक होती है 50S, दूसरी होती है 30S, ठीक है। और 50 में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसके, वो कौन कौन से है बात करें अपन, एक है यहां पे 23S यहां पे, और इधर यहां बात करेंगे 16S और एक 5S। 23 एंड 5S आर द पार्ट ऑफ 50S सब यूनिट। करिश्मा अपने क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रही है, बताइए मुझे। प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल दोनों जगह राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जी, बिल्कुल। हमने डिफरेंस जब टाइप्स की सेल्स पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ सेल में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, उस समय इसकी बात की थी। और जब मैंने कहा राइबोसोम पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो और 80S जो होता है उसकी दो सब यूनिट होती है, वो कौन सी होती है, एक होती है 60S, दूसरी होती है 40S। और ये दोनों हैं, अब 60S में क्या होते हैं, 60S में अलग अलग हैं, एक होता है 28S, एक होता है बात करेंगे 5.8S, एक होती है 5S। ये तीन सब यूनिट होती है, इसमें तीन पार्ट होते हैं। और जबकि यहां बात करें 40S में, तो 40S में जो होता है ओनली 18S, इसके सिर्फ एक पार्ट है यहां पे, जबकि 60S में तीन तरह के राइबोसोम्स के यूनिट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें याद क्या रखना है, राइबोसोम बड़े बड़े तौर पे दो तरह के होते हैं, एक 70S होता है, एक 80S होता है। फिर 70S की दो सब यूनिट होती है, इसकी 50S, दूसरी 30S। और जबकि 80S में भी इसके दो पार्ट है, एक 60 और एक 40। अब ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे राइबोसोम के, इसको एक चीज और कहा जाता है सेडिमेंटेशन यूनिट। एस जो होता है, कुछ लोग स्वेटबर्ग यूनिट के लिए लिखते हैं, कुछ लोग सेडिमेंटेशन यूनिट कहते हैं। सेडिमेंटेशन यूनिट। अब यहां पे ये जो राइबोसोम है 70S,
यहाँ से कितने तरह के प्रोटीन बनते हैं? लगभग 80 प्रकार के ये प्रोटीन बना सकता है, अराउंड 80 टाइप्स। जबकि यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे बनते हैं प्रोटीन लगभग 120 टू 140 टाइप्स के प्रोटीन ये बना सकते हैं यूकैरियोटिक सेल एटीएस से। तो ये थोड़ा वेरिएशन होता है। तो और राइबोसोम में बात करें, राइबोसोम के और क्या क्या नाम हो सकते हैं? ये देखो यहाँ पे जब ये होता है एमआरएनए, और एमआरएनए के ऊपर ये राइबोसोम, ये बड़ी सबयूनिट ब्लू वाली जो दिख रही है यूकैरियोटिक सेल में बात करें तो ये हो जाएगी 60S, और ये छोटी वाली सबयूनिट ये हो जाएगी 40S। ये दोनों सबयूनिट आपस में क्या होती है? एक दूसरे से जुड़ी रहती है, चिपकी रहती है, और इसको चिपकने के लिए बीच में कुछ प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, इसको कहा जाता है राइबोफोरिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? राइबोफोरिन प्रोटीन। ठीक है, उसके साथ एक आयन भी चाहिए होता है। एक मैंने एंजाइम्स का चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, 12th में अगर आप देखिएगा उसमें, तो हमने कोफैक्टर की बात की थी, कोफैक्टर और कोएंजाइम। तो यहाँ कोफैक्टर की भी जरूरत पड़ती है, वो होता है मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम आयन यहाँ पे इसको बॉन्डिंग में हेल्प करता है दोनों सबयूनिट की। तो इस तरह से जैसे हम बात करें, ये एमआरएनए, उसके ऊपर सिर्फ एक राइबोसोम है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा ये एमआरएनए ये बनाए, ये एक राइबोसोम, ये दूसरा राइबोसोम, तीसरा राइबोसोम। तो अब एक एमआरएनए के ऊपर जब इस तरह से बहुत सारे राइबोसोम जुड़ते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम्स या फिर इर्गासोम। ये सारे नाम किसके हैं? राइबोसोम के। राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम्स, पॉलीसोम्स या इर्गासोम्स। ये कब? जब एक साथ एमआरएनए पे मल्टीपल राइबोसोम अटैच हो जाए, और ये सारे अटैच होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में आपको देखने को मिलेंगे जब हम मॉलिक्यूलर रहेंगे। हालांकि जो पिछला सिलेबस था आपके उसमें मॉलिक्यूलर के चैप्टर थे, लेकिन अब आपको मॉलिक्यूलर 12th में पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कुछ जानने के इच्छुक आप बेझिझक जान सकते हैं, और हमारे 12th के जो वीडियोस होंगे ना उसमें आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा काफी कुछ चीजें बच गई है जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि हमारा समय हो गया है। तो अब जो बच्चे कुछ टॉपिक्स है नेक्स्ट क्लास में जल्दी से खत्म करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक भी जल्दी से शुरू करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। काफी लोगों ने क्वेरी भी थी, वो मुझे अच्छी लगी है, अच्छे ऐसे अपडेट रहे तो बहुत अच्छी बात है मुझे। काफी लोगों ने जो सही सटीक आंसर भी दिए थे जो मैंने पूछे, वो भी अच्छा लगा। तो अब यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें, और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। महेंद्र सिंह चौहान, जय हिंद।